हेलो एवरीवन, मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह और वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर क्या होता है। जनरली नॉमेनक्लेचर को हिंदी में हम लोग कहते हैं नामकरण। तो नॉमेनक्लेचर से आप क्या समझते हैं, नामकरण से आप क्या समझते हैं? नामकरण का मतलब क्या होता है? किसी को नाम देना। तो अब बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। यानी किसी को भी नाम देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं। नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत पड़ेगी नामकरण करने की? भाई आपको भी पता है कि इस पूरे पृथ्वी पे बहुत सारे स्पीशीज यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसका एक नाम होना जरूरी है। अगर हमें किसी को बुलाना है, किसी के बारे में बात करनी है, किसी को कुछ डिनोट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसके नाम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उस चीज के बारे में बता सकते हैं। बिना नेम के आप कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? तो नाम देने की जो प्रक्रिया होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो फ्रूट्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है। तो इस पृथ्वी पे लगभग सभी जीवों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। अब जनरली हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में इस टॉपिक को क्यों इंक्लूड किया गया है? इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। कहीं पे इंग्लिश बोली जाती है, कहीं पे हिंदी बोली जाती है, कहीं पे जापानीज, कहीं पे चाइनीज। तो ऑब्वियसली बात है भाषा अलग होने के कारण जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके नेम भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हमें पहचानना है तो हम उसे लोकल नेम से ही बुलाते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को फॉरेन में जाके स्टडी करना होगा तो वो वहाँ की लैंग्वेज अगर अवेयर नहीं होगा तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? वो देखकर तो पहचान सकता है, अपनी लैंग्वेज में भी उसको नोट कर सकता है, बट अगर उस कंट्री की लैंग्वेज में उसे बोलना हो तो उसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने नेम डिसाइड किया, जिसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम। तो नॉमेनक्लेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है वर्नैकुलर नेम या आप कह सकते हैं लोकल नेम, और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। वर्नैकुलर नेम को हम लोग नॉर्मल भाषा में सामान्य नाम कहते हैं और साइंटिफिक नेम को हिंदी में हम लोग वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो वर्नैकुलर नेम में लोकल नेम आ जाता है, जो अलग अलग देश के, अलग अलग प्रांत की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया भी बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लोग जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक लैंग्वेज में हर एक चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जिसको हम लोग वर्नैकुलर नेम यानी लोकल नेम कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आप स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, शकरकंद की बात करते हैं, तो हिंदी में तो इसे शकरकंद कहते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश में इसे स्वीट पोटैटो कहते हैं। और अगर दूसरे लैंग्वेजेस की बात करें तो कहीं पे इसको मीठा आलू, रतालू, ये सब चीज़ें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो आप जिस नाम से उसको पहचानते हैं दूसरे लोग भी उसको उसी नाम से पहचाने, ये कंपलसरी नहीं होता। तो हर एक जगह की अपनी अपनी लोकल या वर्नैकुलर नेम होता है, जिसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। अब यहीं पे जरूरत पड़ गई कि किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म का कॉमन नाम होना ज़रूरी है, जो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए। तो इस चीज़ के लिए जो सॉल्यूशन निकाला गया दैट इज साइंटिफिक नेम। वैज्ञानिकों ने ये डिसाइड किया कि हर एक देश में, हर एक कंट्री में स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिज्म का नेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जो हर बुक में वही नाम देखने को मिले। इसके लिए साइंटिफिक नेम निकाला गया। इसके अंतर्गत हर एक जीव को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया है, जो आपके बुक्स में स्टडी करने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक नेम भी अलग अलग तरह से है, 3 टाइप से है। इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉलिनोमियल सिस्टम, ट्राइनोमियल सिस्टम
एंड बाइनोमियल सिस्टम। पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं बहुनाम पद्धति, ट्राइनोमियल को हम लोग कह देते हैं त्रिनाम पद्धति, और बाइनोमियल को हम लोग कह देते हैं द्विनाम पद्धति। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, मतलब जो बहुत सारे नाम से मिलके बना हो, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो दो शब्दों से ज्यादा होता हो, दो वर्ड से ज्यादा होता हो, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, पॉलिनोमियल सिस्टम में। इसी प्रकार से ट्राइनोमियल में 3 नाम आते हैं और बाइनोमियल में 2 नाम आते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं इसके बारे में भी। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल सिस्टम की। पॉलिनोमियल सिस्टम जो है ये 1750 तक इसका इस्तेमाल किया गया था, और जनरली इसमें जिन ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया जाता था वो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी बाहरी लक्षण पर आधारित था। तो इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के नाम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को असाइन किया जाता था। इसमें नाम जो होता था उसमें बहुत सारे वर्ड्स यानी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता था, तो जनरली ये नाम बहुत लंबे होते थे और इनका उपयोग करना या फिर इनको याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। जैसे कैरियोफाइलम का जो साइंटिफिक नेम दिया गया था, यानी जो पॉलिनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इनका साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम दिया गया था वो बहुत लंबा था। वो था कैरियोफाइलम सेक्सिटिलिस फॉलिस ग्रामिनियस अम्बुलेटिस कोरियम्बस। ये था कैरियोफाइलम का साइंटिफिक नेम, कैरियोफाइलम सेक्सिटिलिस फॉलिस ग्रामिनियस अम्बुलेटिस कोरियम्बस। ये नेम जो था बहुत ही ज़्यादा लंबा था और इसको रिमेंबर करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, इसीलिए पॉलिनोमियल सिस्टम जो था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। फिर आया ट्राइनोमियल सिस्टम पद्धति यानी त्रिनाम पद्धति। ट्राइनोमियल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये जनरली तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी स्पीशीज में भी वैरायटीज देखने को मिलती है, यानी उस स्पीशीज में भी सब स्पीशीज देखने को मिलती है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली इसमें 3 नेम आता है। पहला जो नाम होता है वो जीनस का होता है, दूसरा नाम जो होता है वो स्पीशीज का होता है, और तीसरा नाम जो होता है वो सब स्पीशीज का होता है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं गोभी की, तो जो गोभी होता है उसमें भी अलग अलग होते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है ना, कैबेज हो गया या फिर नोलखोल हो गया। तो इसमें भी सब स्पीशीज के नाम इनके साथ ऐड हो जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। ब्रासिका, ओलिरेसी, बोट्राइटिस, ये था कॉलीफ्लावर के लिए। इसी प्रकार से ब्रासिका, ओलिरेसी, कोलोरापा, ये था नोल फूल के लिए। ब्रासिका, ओलिरेसी, कैपिटाटा, ये था कैबेज के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ बात तो गोभी की हो रही है, लेकिन उनके भी सब स्पीशीज हैं, वैरायटीज हैं, जिसमें आपने पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोल खोल यानी गांठ गोभी के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका जीनस, ये हो गया स्पीशीज और ये हो गया सब स्पीशीज। तो जनरली बोट्राइटिस जो है दैट इज यूज फॉर कॉलीफ्लावर, कोलोरापा वो नोल खोल के लिए, एंड कैपिटाटा जो है वो कैबेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ट्राइनोमियल सिस्टम के अंदर दिया जाता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म का नाम जो होता है उसमें 3 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारा इस चैप्टर में मेन टॉपिक है दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है।
तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हिंदी में कहा जाता है द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति क्या होता है, आपको वर्ड से ही पता चल रहा है। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है जिसमें दो नाम होते हैं, यानी टू नेम्स गिवन होते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय गैस्पार्ड बोहेन। गैस्पार्ड बोहेन, ही वॉज अ साइंटिस्ट। इन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था और इन्होंने अपनी किताब फिनैक्स थिएटर बोटानिका में इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, गैस्पार्ड बोहेन ने। इन्होंने अपनी किताब फिनैक्स थिएटर बोटानिका में इसका इस्तेमाल किया था। बट जो मेन साइंटिस्ट थे दैट वाज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो थे, इनको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का फाउंडर कहा जाता है। ही वाज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब ये सबसे पहले संस्थापक थे और इन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम स्पीशीज के नाम के लिए यूज किया था। इन्होंने अपनी किताब स्पीशीज प्लांट्रम में फर्स्ट टाइम प्लांट्स के नेमिंग के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर शुरू किया, जिसमें इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बुक को प्रकाशित किया था 1 मई 1753। यानी इसका मतलब ये है कि आफ्टर 1 मई 1753 में जो भी नाम लागू किए गए ऑर्गेनिजम्स के लिए वो तो वैलिड थे, लेकिन अगर इस डेट के पहले अगर कोई नाम दिया गया था वैज्ञानिक नाम, तो उसको मान्य नहीं होता है। तो ये इन्होंने प्लांट्स के लिए किया था। इसके बाद कैरोलस लीनियस ने एनिमल्स के लिए सिस्टेमा नेचुरे बुक में एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दिया था। एनिमल्स को इन्होंने साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम दिया था और उसको उन्होंने 10th पब्लिशिंग डे 10वें संस्करण में इन्होंने प्रकाशित किया था 1 अगस्त 1758। 1 अगस्त 1758 का मतलब ये है कि 1 अगस्त 1758 के बाद जो भी एनिमल्स के नेम दिए गए थे साइंटिफिक नेम, वो तो वैलिड माने जाएंगे, लेकिन अगर इस डेट से पहले भी अगर कोई वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिज्म को दिया होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था, इट वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन द ईयर 1961। 1961 में इसको सबसे पहले क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था इस द्विनाम पद्धति को। द्विनाम पद्धति में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करके ऑर्गेनिज्म को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये नाम देने की जो प्रक्रिया होती है वो संस्थाओं के द्वारा यानी कुछ सिस्टम्स के द्वारा फॉलो की जाती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ब्रांचेस है जो इन अलग अलग जीवों को नाम देने के बारे में सोचती है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। ICBN आ जाता है, जो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी प्रकार से आता है ICZN, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर आता है ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। फिर आता है ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ICNCP,
ICP, International Code of Nomenclature for Cultivated Plants। तो ये अलग अलग ब्रांचेस थी जिनके अंदर अलग अलग साइंटिफिक नेम जो है वो ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है। ICPN की बात कर ले, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे बॉटनी यानी प्लांट से रिलेटेड जितने भी स्पीशीज है उनको नेमिंग की जाती है। फिर बात कर लेते हैं ICZN की, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं उनकी नेमिंग की जाती है। ICBN की बात करें तो यहाँ वायरस की नेमिंग की जाती है। ICNB की बात कर लेते हैं, यहाँ बैक्टीरिया की नेमिंग की जाती है। इसी प्रकार से NCP की बात कर ले, दीज आर द नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, यानी जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनकी नेमिंग की जाती है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस है जिनके अंदर हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग देने का सिस्टम किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके आधार पे नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो हम रूल्स देख लेते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो सबसे पहला नियम आता है वो यही आता है कि किसी भी स्पीशीज को जो नेम देना है इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स ओनली। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। पहला है जेनेरिक नेम जो कि होता है जीनस से रिलेटेड, और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है स्पीशीज से रिलेटेड। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम में केवल 2 वर्ड्स होना चाहिए। पहला वर्ड जो होना चाहिए वो जीनस से बिलोंग करना चाहिए, और दूसरा जो होना चाहिए दैट इज स्पीशीज से बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, सबसे कॉमन नेम है जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में यूज भी होता है दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये आम का साइंटिफिक नेम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, इसको हम लोग कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। अब आप जैसे देख सकते हैं कि ये 2 वर्ड से बना है। सबसे पहला है मैंजीफेरा और दूसरा है इंडिका। तो मैंजीफेरा जो है वो जीनस कहलाता है और स्पीशीज जो है वो इंडिका कहलाता है। सेकेंड जो इसका रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये बोला गया है कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें जीनस का जो पहला अक्षर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो किसमें होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। लेकिन जो स्पीशीज का फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो किसमें होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका में जो पहला अक्षर है जीनस का इट इज इन कैपिटल, और जो स्पीशीज का पहला अक्षर है वो क्या है, सारे स्मॉल लेटर्स में है। तो ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, तीसरा नियम ये बोलता है, थर्ड नियम, कि किसी भी प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर में टॉटोनियम्स नहीं होने चाहिए। नो टॉटोनियम्स प्रेजेंट इन प्लांट्स नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी प्लांट्स की नेमिंग करते हैं तो आप वहाँ टोटोनियम्स यूज नहीं कर सकते। टोटोनियम्स का मतलब ये होता है कि नाम रिपीट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे सपोज कीजिए मैंजीफेरा इंडिका की बात कर रहे हैं तो आप इसको मैंजीफेरा नहीं लिख सकते। ये होते हैं टोटोनियम्स, यानी जीनस और स्पीशीज दोनों नेम क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप टोटोनियम्स इस्तेमाल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू ICBN। टोटोनियम्स आर नॉट अलाउड। लेकिन अगर हम ICZN की बात करें, अगर हम ICZN की बात करें, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो यहाँ पे टोटोनियम्स जो होते हैं वो अलाउड होते हैं।
यानी आप यहाँ पे टेटोनियम्स को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नाजा नाजा, तो नाजा नाजा जो होता है वो कोबरा की बात कर रही है, इंडियन कोबरा की बात कर रहे हैं, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाजा नाजा है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे दोनों जीनस नेम और स्पीशीज नेम क्या है, सेम है। तो नाजा नाजा जो है यहाँ पे टेटोनियम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो था आपका थर्ड रूल। फोर्थ रूल की बात कर लेते हैं। तो बोला गया है कि जो भी आप साइंटिफिक नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट शुड बी लैटिन वर्ड। इसका इस्तेमाल किस में करना चाहिए, लैटिन वर्ड में होना चाहिए। ये फोर्थ नियम कहता है। पांचवा नियम ये कहता है कि जब भी आप किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, हैंड से लिखते हैं या टाइप करते हैं, इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका आप लिख रहे हैं, तो मैंजीफेरा इंडिका को आपको क्या करना है, अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। लेकिन अगर इसी नाम को अगर आप प्रिंट करते हैं, छापते हैं, तो इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है, टेढ़ा होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए। तो ये किस में होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए। ये आपका फिफ्थ नियम है। सिक्स नियम की बात करती हूँ कि साइंटिफिक नेम देने वाले साइंटिस्ट को, यानी जिसने नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया है, उसका नाम जो है वो साइंटिफिक नेम के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। फिफ्थ नियम में यानी साइंटिस्ट का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लीनियस। ठीक है, तो अब बोला गया कि मैंजीफेरा इंडिका के बाद किसका नाम लगा दिया गया, लीनियस का नाम लगा दिया गया। लीनियस ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉमेनक्लेचर को क्या किया था, प्रपोज किया था। इसीलिए किसी भी साइंटिफिक नेम के बाद इनका नाम लिखा जा सकता है। लेकिन अगला नियम क्या बोलता है कि अगर किसी साइंटिस्ट का आप नाम लिखते हैं तो इट शुड नॉट बी रिटन इन इटैलिक्स। वो इटैलिक्स में नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आप उसको लाइन भी नहीं कर सकते। अगला नियम ये बोलता है कि अगर कोई साइंटिफिक नेम प्रेजेंट है, साइंटिफिक नेम दिया गया है, तो पहले का नाम अगर गलत हो तो बाद में देने वाले साइंटिस्ट का नाम उस साइंटिफिक नेम के बाद लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंजीफेरा इंडिका कोई रॉन्ग नेम था, पहले लीनियस के द्वारा दिया गया गलत नाम था, तो उसको किसी दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, करेक्ट किया। तो आप क्या करेंगे, पहले साइंटिस्ट का नाम तो ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे साइंटिस्ट का नाम उसके बाद लिख देंगे। जैसे मान लीजिए संतापाओ का नाम लिख दिया इन्होंने, तो साइंटिफिक नेम करेक्ट दिया हो तो उनका नाम क्या हो जाएगा, बाद में साइंटिफिक नेम के बाद लग जाएगा। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें देखना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, और फिर किसी ऑर्गेनिज्म के नाम को नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये था नॉमेनक्लेचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।